गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? परीक्षा चल रहे हैं, अच्छे से एग्ज़ाम चल रहे होंगे। सारे पेपर धीरे धीरे एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। पेपर का टेंशन होता है, एग्ज़ाम के टाइम इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर पाएँ या क्लियर कर पाएँ, राइट? ऐसे में जो है मैं शॉर्ट नोट्स लेके जो है ना एक बार पुनः आया हूँ। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का एएससी एकेडमी में। मैं एनबी सिंह हिस्ट्री का 11th क्लास का नोट्स लेकर के जो है ना आया हूँ, जो कि जल्दी जल्दी 10 से 15 मिनट में आपका रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, स्किप मत करिए। ठीक है, साथ ही साथ जो है ना इसमें जो शॉर्ट नोट है उसको बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नोट डाउन करते रहा करिए, वीडियो को पॉज करके सुन जाइए या लिख लीजिए। तो इससे क्या होता है कि अपना एक्सपीरियंस के आधार पर मैं जब भी बताता हूँ तो आप जितने लिखते रहोगे, पीछे बहुत सारे बच्चों ने जो भी हमारे पेड बैचेज हैं, बच्चे सारे बताते हैं कि सर आप जो भी बताते हो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों का भी फ़ायदा होगा और पूरा फ़ायदा होने वाला है। एक एक करके जो है ना सारे चैप्टर रिवीजन करा रहा हूँ शॉर्ट नोट से। साथ ही साथ जो है ना एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले मैं आपको सारे जो है ना मैप का भी अपडेट दे दूँगा, क्या-क्या आने वाला है, क्या-क्या आएगा। ठीक है? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है? तो चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं। कमर सीधी करके बैठ जाइए, जैसे मैं यूजुअली हमेशा बोलता रहता हूँ। ठीक है? पोस्चर बहुत मायने रखता है लंबे समय तक स्टडी करने के लिए। तो कमर सीधी करके बैठिए, नोटबुक और पेन लेके बैठिए। ठीक है, तो मूल निवासियों का विस्थापन। ठीक है, कैसे कैसे मूल निवासियों का सिस्टमेटिक हुआ। मूल निवासी, पहली बात तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मूल निवासी कौन थे। मूल निवासी का मतलब होता है कबीलाई समाज, जो वहाँ के नेटिव होते थे, जो वहाँ के लोकल लोग होते थे, जो वहाँ के पैदाइशी होते थे, उन्हीं को मूल निवासी कहा जाता है, राइट? तो मूल निवासी जो थे 17वीं सदी के बाद स्पेन और पुर्तगाल के जो है अमरीकी साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ था। फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया था। ठीक है, यानी इवन कहा जाए कि अमेरिका जो आज वर्ल्ड का ताकतवर देश माना जाता है, उसको भी उपनिवेश बनाया गया था। जैसे हमारे देश को जो है ना बहुत सारे देशों ने प्रयास किया था, लेकिन ब्रिटेन यानी जो है ना ब्रिटिशर हमारे देश में लंबे समय तक उपनिवेश किए। वैसे हमारे देश में पुर्तगाली भी सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में गए, फ्रेंच आए, डच आए, जो है फ्रांसीसी आए, ऐसे बहुत सारे लोग आए। ठीक है, लेकिन जो है ब्रिटिशर जो है ना सबसे लंबे समय तक शासन किए थे। ठीक है, तो ये उपनिवेश का जो तरीका यही था कि वहाँ के मूल निवासियों के साथ जो है ना मिल करके पहले जो है ना अपना जो है ना स्टैंड करते थे और धीरे धीरे उनको जो है ना विस्थापित कर देते थे, वहाँ से हटा देते थे। ठीक है, स्पेनी पुर्तगालियों का प्रभाव क्या रहा या कैसे प्रवास हुआ? कि प्रवास मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होकर स्थापित होना। स्पेनी और पुर्तगाली लोग 18वीं सदी में अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए प्रवासी बसने लगे थे। ठीक है, अब धीरे धीरे आप देखो, यानी क्या कह रहा है, मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लोग, ठीक है, के इलाकों में बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ का एरिया अब उतना डेवलप नहीं था, तो यूरोप से आकर के लोग अप्रवासी रूप में बसने लगे थे। अप्रवासी जैसे एनआरआई भारतीय लोग जाकर के दूसरे देशों में जॉब करने बस जाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया ने वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को इलाकों में जाने पर मजबूर कर दिया, यानी वहाँ से विस्थापित हो गए। अब उनका रहन-सहन जो मूलवासियों का होता है, वो कबीलाई समाज होता है, और जो यूरोप के लोग थे, वो अपने आप को ज़्यादा सभ्य समझते थे, तो इसलिए उनको वहाँ से जाना पड़ा। ठीक है? अब इन्हीं को जो है ना क्या कहा जाता है, कॉलोनी कहा जाता है। वो क्या करते थे, पहले उसे कॉलोनी के नाम से जो है ना वो करते थे। ठीक है? तो कॉलोनी बसाते थे, उपनिवेश जिसे कॉलोनियल गवर्नमेंट कहते हैं। 17वीं सदी में यूरोपीय लोग दूसरे महादेशों में अपना प्रवास स्थापित किया। ठीक है? अलग-अलग जगहों पे, चाहे वो एशिया, खासतौर से एशिया और अफ्रीका में ज़्यादा उन्होंने किया, क्योंकि ये ज़्यादा सभ्य नहीं थे, ज़्यादा डेवलप नहीं थे और बहुत पीछे आज़ाद भी हुए। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी कहा गया या उपनिवेश कहा जाता है। तो एक नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप इसको जो है ना नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एक तो दो चीज़ें बता दी आपको सबसे इम्पोर्टेंट। एक क्या था, मूलवासी कौन होते हैं, नेटिव। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कॉलोनी क्या होती है। ठीक है, उपनिवेशों को देश का दर्जा
फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उसको देश का दर्जा का भी वो किया। ठीक है, जब यूरोप से आए लोग इन उपनिवेश जो ना उपनिवेशों के बाशिंदे यूरोपीय मातृ देश से स्वतंत्र हो गए, तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। ठीक है, यानी जब वो आज़ाद हो जाते थे तब वो अपना राज्य या देश बन जाते थे। ठीक है ना। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 से 2 नंबर में बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है, सेटलर कौन से होते हैं, जिन्हें आबादकार कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, यानी जो दक्षिण अफ्रीका में डच लोग आकर के बस गए, आयरलैंड के लोग, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशर के लिए, अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए प्रयोग होता है, इन्हें सेटलर कहते हैं। ठीक है ना। नेटिव किसे कहते हैं, अब ये देखेंगे नेटिव कौन से होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था, यानी वहीं के थे, वहीं के लोग होते हैं। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद जो है ना यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदे के लिए प्रयोग होता है, उन्हें नेटिव कहा जाता है, नेटिव इंडियन, नेटिव अमेरिकन। ठीक है, जो वहाँ के लोकल थे, वहाँ के लोकल पैदाइशी थे। ठीक है ना, उन्हीं को नेटिव कहते हैं। ओके, आगे क्या कहता है कि बेमपुट बेल्ट क्या होता है। रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर, ठीक है, सीपी यानी समुद्र में पाए जाने वाले सीप होते हैं, जाने वाली बेल्ट है, इसे किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो अक्सर आप देखते हो कि क्या होता है कि जब कोई डील होती है, भारत और जर्मनी, भारत और रशिया, भारत अमेरिका, तो कोई ना कोई दो फाइलें आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं। या हमारे पीएम जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, जब भी किसी देश का दौरा करते हैं तो उन्हें सम्मानित किया जाता है। ऐसे ही पहले कबीले समाज में, मूलवासी समाज में, नेटिव समाज में वो लोग क्या करते थे, बेमपुट बेल्ट का जो ना आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे को उपहार स्वरूप या जो ना चीज़ों को दिया जाता था। ठीक है, 18वीं सदी में जो है ना पश्चिम यूरोप के जो है लोग सभ्य मनुष्य की पहचान कैसे थे, साक्षरता, संगठित धर्म, शहरीपन के आधार पर करते थे। भाषाएं कौन सी थी, उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, परंतु वो लिखी नहीं जाती थी। जैसे यूजुअली क्या होता है, अपने यूपी में ही देखोगे आप, बहुत सारी लैंग्वेजेस, भोजपुरी से लगाए अलीगढ़िया, एटा वाला, मैनपुरी, अलग अलग जो है ना भाषा बोली जाती है, लेकिन लिखने की भाषा नहीं होती है। लिखने की भाषा आपका देवनागरी लिपि ही होती है, हिंदी में अगर होता है तो, राइट। अब आता है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी कई बार आया हुआ है, तो आप इसको जरूर जो है ना, VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि क्या था, गोल्ड रश क्या होता है। तो 840 में कैलिफोर्निया, ठीक है, में सोने के चिन्ह मिले थे, जहां गोल्ड रश का जो ना आरंभ रेलवे लाइनों, यानी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, 1840 का निर्माण, ठीक है, औद्योगिक नगरों का विकास, कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, इसी को गोल्ड रश कहा गया था। यानी लगभग जो है ना कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले, तथा गोल्ड रश का जो ना आरंभ हो गया, रेलवे लाइनों का फटाफट निर्माण शुरू हो गया, उद्योगों, औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, उद्योग वगैरह बढ़ने लगे, कारखानों की वृद्धि हुई। ठीक है, एबोरोनीज जो ना, एबोरिजिनीज किसे कहते हैं, थोड़ा सा वर्ड टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के शुरुआती वर्षों या शुरुआती मनुष्य या आदिम मनुष्य को एबोरिनीज कहा जाता है। ठीक है, 1 नंबर में ये भी कई बार पूछा है। औपनिवेशिक तो आपको पता लग गया होगा, कॉलोनी या कॉलोनियस कहते हैं। ठीक है, वो सारे देशों का नियंत्रण करने वाले देश से संबंधित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओरल हिस्ट्री क्या होता है। इतिहास लिखने के या दूसरों को निर्देशित करने के लिए, ताकि इसे रिकॉर्ड किया जा सके, उसे ही हम कहते हैं ओरल हिस्ट्री कहते हैं, राइट। सब्सिडी अर्थव्यवस्था, अब मॉडर्न जनरेशन में सब्सिडी को सबको पता लग गया, लेकिन पहले इतिहास में सब्सिडी क्या होता था, इसका मतलब है कि उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना आवश्यक हो उतना उत्पादन करने को सब्सिडी कहा जाता है। जो भी उनकी ज़रूरत है, जो भी उनके दिनचर्या में रूटीन में बनता है, उतना कर देना, उसी को सब्सिडी कहा जाता है, राइट। बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है। ठीक है, एक नीति जो मूल यूरोपीय और एशियाई प्रवासियों की संस्कृतियों के लिए समानता के उपचार का अर्थ है। ठीक है, अब देखेंगे ट्योरा न्यूलियस क्या था। एक नीति जिसका अर्थ है किसी दिए गए भूमि पर किसी के अधिकार को मान्यता देना। ठीक है, आगे देखते हैं कि कैनबरा, ये कैनबरा याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा कैसे बना। ठीक है, 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बुल हीट गोल्ड जिसे कहा जाता है, बनाने का सुझाव दिया गया। ठीक है, एक जगह है, उसका नाम था ओल हीट गोल्ड। अंततः उसका नाम जो है ना कैनबरा रखा गया, जो कि एक स्थानीय शब्द
कैनबरा से बना है, जिसका अर्थ है सभा स्थल। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कैनबरा का मतलब क्या है, किस शब्द से बना है, या ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा क्यों पड़ा। तो वो सभा स्थल का नाम दिया गया, जो वहाँ का लोकल जो है ना, एक स्थानीय शब्द कैनबरा है। कैनबरा का मतलब है सभा स्थल, राइट। अब गोल्ड रश का अभी मैंने आपको बताया था, उससे थोड़ा सा और बड़े में है कि 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले, ठीक है। इसे गोल्ड रश का जो है ना जन्म दिया। यही जो है लोग उधर की तरफ भागना शुरू कर दिए, सोने की चाह में, लालच में, ठीक है। यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवारने की उम्मीद से अमेरिका पहुंचे थे, ठीक है। फटाफट लोग अमेरिका की तरफ भागने लगे, ठीक है ना। तो इसी को जो है ना, उसी भीड़ को गोल्ड रश कहा गया, या गोल्ड रश के नाम से जाना गया, राइट। आगे देखते हैं, गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि, यानी उद्योगों में किस तरह से बहुत तेजी से वृद्धि हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्ड रश क्या है। गोल्ड रश के दौरान अमेरिका के उद्योगों में किस तरह से वृद्धि हुआ। गोल्ड रश के कारण जो है पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई, रेलवे के साथ सामान बनाने के उद्योग विकसित हुए, बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्रों का जो है ना उत्पादन हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा औद्योगिक नगरों का विकास हो गया, बहुत तेजी से डेवलपमेंट चालू हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बासिंदों को उनकी जमीन से बेदखल कैसे करना शुरू हो गया, कैसे उन्हें हटाना शुरू हो गया, पुशअप करना, यानी बैकवर्ड जो है ना, बैक पुशअप, ठीक है, उन्हें अपनी मूल जगह से स्थापित किया गया। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे। अब आपको पता ही होगा कि अमेरिका को भी जो है ना एक तरह से ब्रिटेन ने ही उपनिवेश किया था ज़्यादातर क्षेत्रों में, ठीक है। तो ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे छोटे या छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। ये कुछ देशों में ऐसा रूल होता था, क्योंकि बड़े भाई को ही या बड़े बेटे को ही ज़्यादा अधिकार होते थे। वे अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्ट एवं प्रोटेस्टवाद समर्थक देशों के कैथोलिक अनुयायियों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका में आकर बस गए, ठीक है। ऐसी जो है ना फसलें उगाकर, जो यूरोप की जो है ना उगाकर यूरोप में नहीं उगाई जाती थी, उन्हें मुनाफा कमाना चाहते थे कि जो चीज़ें यहाँ उगती नहीं है उसको उगा करके ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट किया जाए। मूल बासिंदों को बेदखल करना गलत नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास योग्यता है, तो हम उनको हटा सकते हैं, यहाँ से विस्थापित कर सकते हैं। उन्हें कुछ भी ऐसा गलत नहीं लगता था। उनके अनुसार मूल बासिंदे ज़मीन का उपयोग करना नहीं जानते हैं, वो बेवकूफ़ हैं, वो फूहड़ हैं, उनके पास नहीं उतना नॉलेज है। तो उनको लगता था कि हम टैलेंटेड हैं और ये इसमें कोई गलत नहीं है। अब बात करेंगे बेदखल करने के तरीके क्या थे। एक तो धोखाधड़ी से वो ज़मीनों को ले लेते थे, खरीद लेते थे, या जालसाजी में। पैसा देने में वायदा खिलाफी, यानी वायदा करते थे लेकिन करते नहीं, देते नहीं थे। ज़मीन बिक्री में सौदे पर जो है, ठीक है, दस्तखत कराने के बाद मूल बासिंदों को, ठीक है, वो क्या करते थे, बासिंदों को हटने के लिए बाध्य किया उन्होंने। चिरोकी कबीला, एक वहीं का एक कबीला था चिरोकी, खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज का उपयोग किया गया, बकायदा उसका फोर्स का इस्तेमाल किया गया, आर्म फोर्स। जमीन के अंदर सीसा, सोना या खनिज होने का पता चलने के बाद मूल बासिंदों को उनकी अस्थायी जमीन से धकेला जाता था, क्योंकि अगर उनको लगता था कि इस जमीन के अंदर सोना है, लीड है, ऐसे कीमती चीज़ें हैं, बहुत सारी बेशकीमती चीज़ें जब पता लग जाती है, तो उनको लालच आ जाती है और वो चाहते हैं कि उनको वहाँ से बेदखल करके हम कब्जा कर लें, और उसके सारे प्राकृतिक संसाधनों का अपना तरीके से, अपने टैलेंट से हम उसका उपयोग कर लेंगे, व्यापार कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो करते थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सन 1970 के दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर प्रभाव पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एक नए रूप में समझना चाहती थी। मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में देखा गया। प्रकृति, जलवायु को समझने की उनकी विशिष्ट पद्धतियाँ पहचाना गया। मूल निवासियों की धरोहर जैसे कथाएं, कपड़ा साजी, चित्रकारी, हस्तलिपि का सहारा, ठीक है, उनकी जो है संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग खोले गए, संग्रहालय में उनकी कलाकृतियों को जगह दी गई। मूल निवासियों ने जो है ना अपने इतिहास लिखना शुरू किया,
ठीक है? मूल निवासियों की संस्कृति को आदर दिया गया। धीरे-धीरे लोगों के अंदर बदलाव आया जब मूल निवासियों ने अपने चित्रकारी, हस्तशिल्प और बहुत सारे चीज़ों के माध्यम से अपने आप को साबित करना शुरू कर दिया। फिर उनकी संस्कृति, उनके हर चीज़ को महत्व दिया गया, आदर दिया गया। मूल निवासियों को अपनी ज़मीन के साथ संबंध आदर से जो है ना देखा जाने लगा कि ये मूल निवासियों को डिज़र्व करते हैं, ये उनका अपना है, ठीक है? तो इस तरह से 70 के दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ने लगा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है? तो ये शॉर्ट नोट था, ठीक है? मूलवासियों का विस्थापन। आई होप कि अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा, शुरू से अंत तक देखा होगा तो समझ आ गया होगा। और अगर थोड़ा बहुत कोई टॉपिक कुछ नहीं क्लियर हुआ तो उसे 1 से 2 बार आप देखोगे या नोट डाउन करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और डीपली मैंने चैप्टर को करवा रखे हैं, तो जो है ना अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको जो है ना सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है? अगर आपने चैप्टर पूरा नहीं देखा तो पहले चैप्टर देखो, फिर इस शॉर्ट नोट को दोहराओ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को पुश करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। जय हिंद, जय भारत।